बच्चों, वेलकम टू रिजांगला एजुकेशन। माय नेम इज़ नितेश और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में हमारे पास आएगा काइनेमेटिक्स आएगा, जैसे डायनेमिक्स आएगा। उसकी बात बाद में करेंगे, पहले मैकेनिक्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये सबसे पहले तो हमारी 11th क्लास में आता है, जिससे बच्चों को बहुत डर लगता है, लेकिन चैप्टर अच्छा है ये। इसमें सीखने को हमें काफ़ी कुछ मिलेगा, लेकिन अगर इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे, ये हमारी डे टू डे लाइफ से रिलेट करता है। जैसे कि हम चलते कैसे है ना, चलते में जैसे हम चलते हैं तो फ्रिक्शन वगैरह लगता है, तो हमें फ्रिक्शन पढ़ना पड़ता है कि वो कैसे लग रहा है। जैसे कोई भी एक साइकिल है वो कैसे चल रही है। जो बैंकिंग ऑफ रोड है, जैसे रोड है वो थोड़े से टिल्ट हुए होते हैं, वो क्या होता है, मतलब वो क्यों होते हैं। इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें होती है, ये हम पढ़ते हैं मैकेनिक्स में। तो अगर जितना आप डेली लाइफ से रिलेट करोगे, उतना ही आप मैकेनिक्स को अच्छे से सीख पाओगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम अपना नेक्स्ट मतलब चैप्टर, जिसका नाम है मैकेनिक्स। तो जो हमारे पास मैकेनिक्स है, मैकेनिक्स में हमारे पास इसके दो पार्ट्स हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास दो पार्ट्स है। एक तो है हमारे पास काइनेमेटिक्स और एक है हमारे पास डायनेमिक्स। सब आज हम स्टार्ट करेंगे, काइनेमेटिक्स स्टार्ट करेंगे। लेकिन होता क्या है, जैसे मान लो मेरे पास एक बॉल है और मैंने बॉल को फेंका, तो मैंने उसके ऊपर क्या लगाया, मैंने उसके ऊपर क्या लगाया, फोर्स लगाया। ठीक है, मेरे पास एक बॉल है, मैंने उसको फेंका, तो मैंने उसके ऊपर क्या लगाया, मैंने उसके ऊपर फोर्स लगा दिया। अब वो बॉल है, वो बॉल को कैसा मोशन मतलब कैसे जाएगी, मतलब वो प्रोजेक्टाइल जाएगी, कैसे जा रही है वो बॉल, वो कितनी डिस्टेंस तक जाएगी, कितनी हाइट तक जाएगी, ये हो गए उसके इफेक्ट। ठीक है, हाँ, ये बॉल है, ये कितने हाइट तक जाएगी, कितने डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, कौन सा पाथ ट्रेवल करेगी, ये हो गए इसके इफेक्ट। मतलब मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया, और फोर्स लगाया मतलब ये हो गया हमारे पास कोज हो गया। ठीक है, और ये हो गए इफेक्ट। तो हमारे पास कोई भी एक मोशन होता है, उसके दो पार्ट हो गए, एक तो उसका कोज हो गया, एक हो गया उसका इफेक्ट। एक हमारे पास अगर एक मोशन होगा तो उसके दो पार्ट्स होंगे, एक तो हमारे पास हो गया कोज और एक हो गया इफेक्ट। ठीक है, हमने बॉल को फेंका, वो कोज हो गया, और एक उसका हो गया इफेक्ट कि वो कौन सा मोशन, मतलब कैसा मोशन करेगी, प्रोजेक्टाइल करेगी या स्ट्रेट लाइन में जाएगी, या फिर उसकी डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगी, वो उसकी हाइट, वो कितनी हाइट तक जाएगी, कुछ भी जो भी हम डिटेल में करेंगे आगे। तो कुछ कोज, जो ये हमारे पास कोज होते हैं, इसको हम बोलेंगे, जिसको हम आगे पढ़ेंगे, जो होता है हमारे पास डायनेमिक्स में आता है। ये आएगा हमारे पास डायनेमिक्स में। अब जो इसके इफेक्ट होते हैं, जो हमारे पास डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट आएगा, जिसमें एक्सेलेरेशन आएगी, स्पीड, ये सब चीज़ें आएंगी, ये हमारे पास हो गए इसके इफेक्ट, और इनको हम पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स में। इनको हम पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स में। तो हमारे पास दो चीज़ें हो गई, मतलब मैकेनिक्स में हमारे पास दो चीज़ें आ गई। क्या क्या चीज़ें आ गई, एक तो आ गया हमारे पास कोज आ गया, और दूसरी चीज आ गई हमारे पास इफेक्ट आ गई। ठीक है, एक कोज आ गया और दूसरी आ गई इफेक्ट आ गई। तो जो कोज होगा किसी भी एक मोशन का, जो कोज होगा हमारे पास, उसमें हम क्या नाम देंगे, डायनेमिक्स नाम देंगे। और जो इफेक्ट होगा उसको हम देंगे काइनेमेटिक्स। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं काइनेमेटिक्स। बाद में देखो, पहले हम पढ़ेंगे इफेक्ट क्या क्या होंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे कोजेस को। तो पहले इफेक्ट से स्टार्ट करते हैं, तो मतलब हम स्टार्ट करते हैं अब काइनेमेटिक्स से। तो अगर आपको मैकेनिक्स का अगर लिखना है कि मैकेनिक्स होता क्या है, तो डेफिनेशन लिख सकते हैं आप। क्या हो जाएगी मैकेनिक्स, मैकेनिक्स हमारे पास हो गया, मैकेनिक्स इज द branch of physics
which study the cause and the effect of motion of a body, which study the cause and effect of motion of a body. ठीक है, जो ये हमारे पास कोज होंगे, जो ये हमारे पास कोज है, इसको हम कब पढ़ेंगे, जो हमारे पास न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आएंगे तब पढ़ेंगे कि फोर्स कैसे लगा, ये जो फोर्स वगैरह फ्रिक्शन आएगा, ये सब चीज़ें बाद में हम पढ़ेंगे, जो कोज है इनको हम बाद में पढ़ेंगे। अब हम पढ़ रहे हैं इफेक्ट्स को। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इफेक्ट्स को कि उसका क्या 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 इफेक्ट हो रहा है, जिसमें हम पढ़ेंगे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलेरेशन, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। जो हमारे पास कोई भी बॉडी होगी उसका मोशन कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा या उसका प्रोजेक्टाइल मोशन होगा, 2D में कैसा मोशन होगा, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे इफेक्ट्स में, मतलब काइनेमेटिक्स में। तो ये तो हो गया मैकेनिक्स। मैकेनिक्स के आ गए हमारे पास दो पार्ट्स, कौन से, काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स। ठीक है, अब सबसे पहले हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं काइनेमेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स क्या हो गया हमारे पास, काइनेमेटिक्स हो गया काइनेमेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we study the effect of motion of a body। ये हो गया हमारे पास काइनेमेटिक्स। डायनेमिक्स लिखना है तो आप वो भी लिख सकते हैं। डायनेमिक्स क्या हो जाएगा हमारे पास, डायनेमिक्स हो जाएगा, डायनेमिक्स is the branch of physics in which we study the cause of motion। मतलब क्या कोज है, उसके ऊपर कौन सा अगर फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से उसमें मोशन आ गया बॉडी में, ये हम पढ़ेंगे डायनेमिक्स में। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ तक हो गया हमारे पास। हमें समझ में आ गया है कि हमें मैकेनिक्स पढ़ना है। मैकेनिक्स में हमारे पास दो चीज़ें आएंगी, मतलब मैकेनिक्स में दो पार्ट्स आएंगे। एक तो हो गया उसका कोज, कोई भी मोशन हो रहा है उसका कोज क्या होगा, और दूसरा हो गया उसका इफेक्ट हो गया। जैसे यहाँ पे हमने देखा था कि कोज क्या था कि ये बॉल वहाँ गई क्यों, है ना, ये बॉल इसके ऊपर इफेक्ट आया कैसे, कि इसने कोई भी पाथ ट्रेवल किया, वो क्यों किया, क्योंकि इसके पास कोई ना कोई कोज होगा, इसके ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स लगा था, जो मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया था, जिसकी वजह से ये दूर चली गई, है ना। अब इफेक्ट आ गया, क्यों, इसने कौन सा मोशन ट्रेवल, मतलब कौन सा पाथ कवर किया, इसने स्ट्रेट लाइन किया, इसने प्रोजेक्टाइल किया, ये जो हम आगे पढ़ेंगे, इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, इसने कितनी, अगर ये हाइट पे गई है तो कितनी हाइट पे गई है, ये सब हम पढ़ेंगे इफेक्ट्स में। तो हमें पता लगा कि हमारे पास मैकेनिक्स में दो पार्ट्स हो गए, एक कोज हो गया और दूसरा हो गया हमारे पास इफेक्ट हो गया। ठीक है, हम पहले पढ़ेंगे इफेक्ट कौन कौन से होंगे, बाद में हम कोज के ऊपर जाएंगे। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं काइनेमेटिक्स। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं काइनेमेटिक्स। ठीक है, काइनेमेटिक्स में चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है एक क्वेश्चन आता है। क्या क्वेश्चन है, आर वी एट रेस्ट और मोशन। मैंने आप लोगों से पूछा कि आप अभी बैठ के अपनी नोटबुक में लिख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो क्या आप मोशन में हैं या फिर रेस्ट में हैं। अब कोई बच्चा बोलेगा कि मैं मोशन में हूँ, अब कोई बच्चा बोलेगा कि मैं रेस्ट में हूँ।
रेस्ट में क्यों बोला? क्योंकि वो बैठ के अपने आराम से लिख रहा है, तो उसने क्या बोला कि मैं तो रेस्ट में हूँ। लेकिन दूसरे ने बोला कि मैं मोशन में हूँ। उसने मोशन में क्यों बोला? क्योंकि उसने क्या सोचा होगा कि ये हमारे पास, ये हमारी है धरती माता, और मैं इसके ऊपर बैठा हुआ हूँ, है ना, मैं इसके ऊपर बैठा हुआ हूँ, और ये घूम रही है ना। जो हमारे पास, जो हमारी अर्थ होती है वो रोटेट करती रहती है, वो अपने एक्सिस के अराउंड भी रोटेट करती रहती है, और वो सन के अराउंड भी रोटेट करती रहती है। तो ये क्या कर रही है? ये रोटेट कर रही है। तो मान लो ये इसकी एक्सिस हो गई, ये रोटेट कर रही है। तो दूसरे ने कहा कि मैं मोशन में हूँ। अब किसकी बात सही होगी? क्या वो रेस्ट में है या फिर वो मोशन में है? इससे तो हमें नहीं पता लगा कि वो रेस्ट में है या फिर मोशन में है। चलो और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो ये हमारे पास ये एक ट्रेन है, ये एक ट्रेन बना लेते हैं, ठीक है, ये एक ट्रेन हो गई। इसमें ये कुछ डब्बे हो गए, ये प्लेटफॉर्म हो गया। ठीक है, ये ट्रेन है, ये इधर जा रही है, ये ट्रेन इस साइड जा रही है। अब इसमें क्या है, ये इसकी सीट हो गई। यहाँ पे दो बंदे बैठे हुए हैं, ठीक है, एक तो ये हो गया, एक हमने बिठा दिया ये, ठीक है, यहाँ पे बैठे हुए हैं दो बंदे। अब एक है यहाँ पे, ये इधर चल रहा है, ठीक है, ये इधर चल रहा है, ठीक है। अब एक है यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे, और ये ट्रेन को जाते हुए देख रहा है, ठीक है, ये ट्रेन को जाते हुए देख रहा है, ये प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ है, ये प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ है, और ये ट्रेन को जाते हुए देख रहा है। अब इसके बाद कुछ क्वेश्चंस आते हैं। मैंने ये पूछा, इनका नाम दे देते हैं। चलो, ये मेरे पास हो गया ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, और ये डी हो गया। चार बंदे हैं मेरे पास। अब इसमें कह दिया, ये मान लो ये कोई एक लड़की है, सुंदर सी लड़की, ठीक है। अब मैंने ये कह दिया, मैंने पूछा क्या ए रेस्ट में है? क्या ए रेस्ट में है? क्या ए रेस्ट में है? या फिर मैंने बी का पूछ लिया, मैंने सी का पूछ लिया, मैंने डी का पूछ लिया। सबसे पहले ए की बात करते हैं। क्या आप लोग देख के बताओ, इसमें ए रेस्ट में है या फिर मोशन में है? अब कोई इसको रेस्ट में कहेगा, कोई मोशन में कहेगा। कैसे कहेगा? देखो, सबसे पहले इसको देखा, ए को बी ने देखा। अगर मान लो ए को बी देख रहा है ना, ये बी हो गया, ए को बी देख रहा है, तो ए क्या कहेगा? ए भी बैठा हुआ है, बी भी बैठा हुआ है, बी ए को देख रहा है, तो बी क्या कहेगा? ए तो रेस्ट में है, ठीक है। बी ने क्या कहा? बी ने कहा ए इज एट रेस्ट। बी ने कहा ए रेस्ट में है। अब मान लो ये बाहर बैठा हुआ है डी, है ना, बाहर डी बैठा हुआ है, इसने देखा ए को, तो डी ने कहा, देखो जब ये ट्रेन जा रही है ना, ये डी बैठा हुआ है, ट्रेन डी के आगे से जा रही है, तो उसने क्या कहा? ए तो मोशन में है। इसने क्या कहा? ए किस में है? ए इज इन मोशन। इसने कहा ए मोशन में है। अब सी की बात करते हैं। सी ने क्या कहा? देखो सी इसमें चल रहा है, ट्रेन में चल रहा है, तो सी ने क्या देखा? सी ने कहा कि ए किस में है? मोशन में है। सी ने भी क्या कहा? ए किस में है? ए इज इन मोशन। मतलब बी तो कह रहा कि ये रेस्ट में है, डी ने और सी ने कहा ये मोशन में है। अब किसकी बात माने? किसकी बात माने कि ये रेस्ट में है या मोशन में? अब किसी और का एग्जाम्पल ले लो, सी का एग्जाम्पल ले लो, सी का एग्जाम्पल ले लो, बी का एग्जाम्पल ले लो, डी का एग्जाम्पल ले लो। सभी का अलग अलग
सभी अलग अलग बोलेंगे, कोई कहेगा ये रेस्ट में है, कोई कहेगा ये मोशन में है। मतलब डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है, ये देखने वाले के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना, कौन देख रहा है, कौन ऑब्जर्व कर रहा है, कौन बता रहा है, कौन बोल रहा है कि ये रेस्ट में है या मोशन में है। यहाँ पे अगर बी देख रहा है तो बी कह रहा है ये रेस्ट में है, हाँ इसकी भी बात सही है। डी देख रहा है तो डी कह रहा है कि ए मोशन में है, इसकी भी बात सही है। सी देख रहा है तो सी कह रहा है ए मोशन में है, इसकी भी बात सही है। डिपेंड कर रहा है उसको देख कौन रहा है। मतलब रेस्ट या मोशन हम नहीं बता सकते किसी भी एक ऑब्जेक्ट का कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या फिर मोशन में है। रेस्ट या मोशन किसके ऊपर डिपेंड करेगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट या फिर ये बोल सकते हैं स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन डिपेंड्स ऑन ऑब्जर्वर। किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, ऑब्जर्वर के ऊपर डिपेंड कर रही है, देख कौन रहा है उसके ऊपर डिपेंड कर रही है। ठीक है, इसके ऊपर डिपेंड, हम ये नहीं कह सकते मैंने किसी को देखा और मैं ये उसको ये कह दूं कि ये रेस्ट में है, या फिर मैंने उसको ये कह दिया कि मैंने तुमको देखा, मैंने कहा कि तुम रेस्ट में हो। नहीं, कोई नहीं कह सकता कि ये रेस्ट में है या फिर मोशन में है जब तक कि ऑब्जर्वर डिफाइन ना हो। ठीक है, रेस्ट और मोशन है वो हम किसी को भी नहीं बता सकते कि कोई कहेगा रेस्ट में है, कोई कहेगा मोशन में है। जैसे यहाँ पे ये हमारी धरती माता है, इसके ऊपर ये बैठा हुआ है ए, ठीक है, और ये बैठा हुआ है बी। अब अगर बी ए को देखेगा तो ये क्या कहेगा, बी ए को देखेगा तो ये क्या कहेगा, बी ने देखा ए को तो ये क्या कहेगा, ए इज एट रेस्ट। लेकिन अगर ये हमारा स्पेस है और स्पेस में ये एक सी बंदा खड़ा हुआ है, तो सी अगर ए को देखेगा, सी ए को देखेगा तो सी ए को क्या कहेगा, ए इज इन मोशन। सी ने क्या कहा, देखो सी ने बाहर से देखा धरती माता तो घूम रही थी, उसके ऊपर ए और बी दोनों बैठे हुए हैं, तो उसने क्या देखा कि ए भी घूम रहा है या फिर ए और बी दोनों ही मोशन में है। लेकिन अब ये मान लो मैं बी हूँ और मेरे सामने ए बैठा हुआ है, तो मैंने क्या देखा कि ए बी किस में है, रेस्ट में। तो हम नहीं बता सकते, मतलब जब तक ऑब्जर्वर डिफाइन ना हो कि देखने वाला कौन है, तब तक हम नहीं बता सकते कि ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में है या फिर मोशन में है। तो जो रेस्ट और मोशन है वो कंबाइंड प्रॉपर्टी है ऑब्जेक्ट की और ऑब्जर्वर की। ठीक है, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं रेस्ट एंड मोशन is combined property of object एंड ऑब्जर्वर। मतलब हमें पता करना पड़ेगा, मतलब हमें देखना पड़ेगा कि ऑब्जर्वर कौन है, कौन ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है, अब एक टर्म निकल के आती है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मतलब नेक्स्ट हमारे पास आती है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या चीज़ है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो जगह है, वो कोऑर्डिनेट सिस्टम है जहाँ पे ऑब्जर्वर बैठ के ऑब्जर्व करता है। ठीक है, जहाँ पे ये फिर या ये मान लो, जहाँ फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो चीज़ है जहाँ पे ऑब्जर्वर बैठ के ऑब्जर्व करता है, या फिर तुम खुद को क्या समझ लो, ऑब्जर्वर समझ लो, और तुम वहाँ पे बैठ जाओ और ये देख लो कि ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में है या फिर मोशन में है। जैसे एग्जाम्पल के लिए ये लास्ट वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं, है ना, लास्ट वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो हमने ये मान लिया कि हम देख रहे हैं डी के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से। ठीक है, डी के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, तो तुम खुद को छोटा सा मान लो और क्या करो, डी के ऊपर जाके बैठ जाओ, डी के ऊपर जाके बैठ जाओ और डी के ऊपर जाके बैठ के ऑब्जर्व करो। ये क्या हो गया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, तुमने फिर क्या माना, मैंने कह दिया कि जो हमने क्या मान लिया, बी है वो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है।
तो क्या करो, बी के ऊपर जाके बैठ जाओ, है ना, बी के ऊपर जाके बैठ जाओ, फिर बता दो कि कौन क्या है। अगर हम बी के ऊपर जाके बैठेंगे, मान लो हम बी के ऊपर जाके बैठे, तो हमने क्या कहा, ए किस में है, रेस्ट में, सी किस में है, मोशन में, और डी किस में है, मोशन में, है ना। हमने खुद को देखो, जो जिसके ऊपर जाके बैठना है वो तो किस में हो गया, वो तो रेस्ट में हो गया, है ना। किसी के ऊपर जाके बैठे हो वो तो किस में हो गया, रेस्ट में हो गया। अब खुद को तो इसने रेस्ट में समझ लिया, अब इसके रेस्पेक्ट में ये भी सामने बैठा हुआ है, ये भी रेस्ट में हो गया, ये तो चल रहा है ना, ये तो चल रहा है, ये किस में हो गया, मोशन में। ये खुद को नहीं समझ रहा, ये खुद को तो रेस्ट में ही समझेगा। अब ये क्या कहेगा, डी भी किस में है, मोशन में, ठीक है। ट्रेन आगे जा रही है लेकिन ये क्या कहेगा, डी है वो पीछे जा रहा है। जैसे अगर हम बस में बैठे हुए होते हैं, है ना, अगर मान लो हम बस में बैठे हुए हैं, ये हमारे पास हो गई बस, और बाहर हमारे पास होते हैं पेड़, ठीक है, ये हमारे पास हो गए पेड़। तो अगर हम बस में बैठे हुए हैं तो हमें क्या दिखता है, हमें क्या दिखता है कि हम ये नहीं देखते कि हम आगे जा रहे हैं, हमें क्या दिखता है कि पेड़ पीछे जा रहे हैं। क्योंकि हमने क्या किया, हमने क्या किया, हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमने इसको मान लिया, बस को, और हम किस पे जाके बैठ गए, बस के ऊपर जाके बैठ गए, और हमने क्या देखा कि जो पेड़ है वो पीछे जा रहे हैं। तो यहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो गया, ये बस हो गई। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो जगह है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो जगह है जहाँ पे जाके आपको बैठ के देखना है। तो अगर इसको आप सिंपल लैंग्वेज में लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो जगह है जहाँ पे बैठकर देखना है, ठीक है, जहाँ पे आपको बैठ के देखना है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो जगह है जहाँ पे आप बैठ के आपको देखना है। कुछ भी बना दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फिर चाहे खुद को मानो और उसके ऊपर जाके बैठ जाओ, ठीक है, उसके ऊपर जाके बैठ जाओ और फिर सारी चीज़ों को देखो कि कौन किस में है, ठीक है। ये हो गया हमारे पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया वो जगह है। या फिर अगर आप वैसे लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो कि ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारे पास क्या हो गया, द पॉइंट, ये ले लेते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस फ्रेम ऑफ रेफरेंस is the frame attached to the ऑब्जर्वर, ठीक है, किससे अटैच होता है, ऑब्जर्वर से, ठीक है। और ऑब्जर्वर के पास यहाँ पे क्या होगी, ऑब्जर्वर यहाँ पे क्या क्या चीज़ें देखेगा, ऑब्जर्वर यहाँ पे हमारे पास क्या क्या चीज़ें देखेगा, ऑब्जर्वर देखेगा कि चीज़ें कहाँ कहाँ हो रही है, मतलब उसको एक्स वाई जेड या फिर पॉइंट कोऑर्डिनेट एक्सिस वगैरह समझ में आने चाहिए, है ना। वो कोऑर्डिनेट एक्सिस के बारे में बता देगा, या फिर वो टाइम के बारे में भी बता देगा, उसके पास एक क्लॉक भी होनी चाहिए, ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में ही बताएगा। फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो जगह, सिंपल लैंग्वेज में समझ जाओ कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस है क्या। फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो जगह है जहाँ पे जाके बैठ के आपको देखना है, ठीक है, चीज़ें कब हो रही है, कहाँ हो रही है, ये सब चीज़ें देखनी है, ठीक है। चलो अब चलते हैं हम आगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ मोशन। सिंपल से कर लेते हैं, टाइप्स ऑफ मोशन। हमारे पास बच्चों 3 टाइप के मोशन होंगे। कितने टाइप के होंगे, 3 टाइप के। कौन कौन से होगा, एक तो हमारे पास होगा ट्रांसलेशन मोशन, एक होगा रोटेटरी मोशन, और एक होगा हमारे पास ऑसिलेटरी मोशन। ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, सिंपल सी डेफिनेशन ही देखते हैं क्या होगा। एक तो हमारे पास फर्स्ट हो गया हमारे पास ट्रांसलेटरी मोशन,
ट्रांसलेटरी मोशन क्या होगा, जिसमें जो ऑब्जेक्ट है या फिर जो भी बॉडी है हमारे पास वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही होगी, तो वो कौन सा मोशन होगा, ट्रांसलेटरी मोशन। It is a type of motion. It is a type of motion in which the body is moving in a straight line path. ठीक है, जैसे मान लो मैं यहाँ पे खड़ी हुई हूँ, मैंने ऐसे चलना स्टार्ट किया, तो ये कैसा मोशन हो गया, ये कैसा मोशन हो गया, एक ट्रांसलेटरी मोशन हो गया। ठीक है, सेकंड हमारे पास आता है रोटेटरी मोशन। अब नाम से ही समझ में आ रहा है, सेकंड आ गया रोटेटरी मोशन। अब नाम से ही समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है कि इसमें रोटेशन होगा, है ना। एक ऐसा मोशन जिसमें कोई भी एक बॉडी है वो एक किसी फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट रोटेट करती रहती है। जैसे ये हमने एक फिक्स पॉइंट ले लिया, इसके अबाउट ये रोटेट कर रही है। ये फिक्स पॉइंट क्या हो गया हमारे पास, ये फिक्स पॉइंट हो गया हमारे पास सेंटर हो गया, है ना। इसके अबाउट ये बॉडी है, ये रोटेट कर रही है। ठीक है, तो ये कैसा मोशन हो जाएगा, इट इज़ ए टाइप ऑफ मोशन in which the body is moving in a circle about a fixed point, about a fixed point। ठीक है, ये कैसा मोशन हो गया हमारे पास, रोटेटरी मोशन हो गया। आगे पढ़ेंगे हम, सर्कुलर मोशन में पढ़ेंगे, तब पढ़ेंगे। अब एक हमारे पास आ जाता है ओसिलेटरी मोशन। नेक्स्ट आ गया हमारे पास, थर्ड आ गया हमारे पास ओसिलेटरी मोशन। ओसिलेटरी मोशन को क्या होगा, जिसमें जो ऑब्जेक्ट है या फिर जो बॉडी है वो एक पॉइंट के अबाउट आगे पीछे ऐसे मूव करेगी। वो कैसा मोशन हो गया हमारे पास, ओसिलेटरी मोशन। बैक एंड फोर्थ या फिर टू एंड फ्रो मूव करेगी, उसमें वो कौन सा मोशन हो गया हमारे पास, एक ओसिलेटरी मोशन हो गया। जैसे हमने क्या किया, एक स्प्रिंग ली, स्प्रिंग को मैंने ऐसे खींचा और उसको मैंने छोड़ दिया, छोड़ने के बाद वो ऐसे ऐसे मूव करती है ना, तो वो कैसा मोशन हो जाता है हमारे पास, एक ओसिलेटरी मोशन। तो इसमें लिख सकते हैं हम, इट इज ए टाइप ऑफ मोशन in which the body is moving to and fro or back and forth is called oscillatory motion। फिर रहने दो, ये हमने लिख ही दिया है, बैक एंड फोर्थ अबाउट ए फिक्स्ड पॉइंट लिख लो, अबाउट ए फिक्स्ड पॉइंट। वो कैसा मोशन हो गया हमारे पास, एक ओसिलेटरी मोशन हो गया। ठीक है, ये तीन टाइप के मोशन है जो हम आगे पढ़ेंगे। अब बात आती है कि कोऑर्डिनेट सिस्टम, मतलब हम ये कैसे पता करें कि एक बॉडी है या फिर कोई एक ऑब्जेक्ट है वो 1D में जा रहा है या फिर वो 2D में है या फिर वो 3D में है।
है ना। हमें कैसे पता करें, मतलब हमें देखना है कि ऑब्जेक्ट है वो 1D में है या फिर 2D में है या फिर वो 3D में मोशन कर रहा है। मतलब हमें कोऑर्डिनेट्स के बारे में पता करना है। कैसे पता करेंगे, जैसे मान लो मैंने एग्जांपल के लिए लिख दिया कि एक ऑब्जेक्ट है, कोई एक ऑब्जेक्ट है वो इस टाइप से जा रहा है, 2i कैप से जा रहा है, या फिर मैंने एक लिख दिया 2i कैप प्लस 3j कैप में जा रहा है, या फिर मैंने लिख दिया कि वो जा रहा है 3i कैप प्लस j कैप माइनस प्लस k कैप। ठीक है, वो ऐसे जा रहा है। क्या ये 1D है, ये 2D है और ये 3D है। इसको मैंने 1D बोल दिया, ऐसे बोलेंगे ना, ये 2D हो गया क्योंकि ये 2 कोऑर्डिनेट्स आ गए, ये 3D हो गया क्योंकि इसमें 3 कोऑर्डिनेट्स आ गए। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा नहीं होगा। ये 1D 2D या 3D नहीं है। 1D 2D 3D देखो क्या किया, 1D 2D 3D क्या होगा, जैसे मान लो कोई भी ये हमारे पास हो गई एक्स एक्सिस, ये हो गई हमारे पास वाई एक्सिस और ये हो गई हमारे पास जेड एक्सिस। ठीक है, इसको आप लोगों ने 3D कहा, मतलब या फिर ये समझ सकते हैं कि मान लो कि एक ये हमारे पास एक प्लेन है ना, ये बोर्ड है, ये हमारे पास एक प्लेन है। अब बोर्ड या फिर यही मान लो ये हमारे पास एक प्लेन है, ये हमारे पास हो गया एक प्लेन। अब यहाँ से हमारे पास एक चींटी चली, यहाँ से एक चींटी चली और वो यहाँ पे पहुँच गई, है ना। यहाँ से एक चींटी चली और वो ऐसे सीधे सीधे जाती हुई यहाँ पे पहुँच गई। उसका मोशन तो ये स्ट्रेट लाइन है ना। इसका मोशन तो कैसा है, ये इसका मोशन तो क्या है, एक स्ट्रेट लाइन मोशन है। वो तो स्ट्रेट लाइन में जा रही है, तो ये मोशन 2D कैसे हो सकता है। ये मोशन कैसा हुआ, 1D हुआ। ये 2D होता अगर ये ऐसे जाती, ऐसे ना जाके ये कैसे जाती, मान लो ये ऐसे जा रही है, ये ऐसे मूव कर रही है, ये चींटी है, ये ऐसे मूव कर रही है इस प्लेन में, तब ये कैसा मोशन होता, ये 2D मोशन होता। लेकिन अब ये गई कैसे है, ये ऐसे बिल्कुल ही स्ट्रेट गई है, तो ये स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट गई है, तो ये मोशन होगा 1D मोशन। 2D मोशन के लिए उसको इस टाइप से जाना पड़ेगा, ये मोशन होगा 2D। ठीक है, अब ऐसे ही लगाओ, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गई। अब हमने चींटी ना लेके हमने एक मक्खी को ले लिया, है ना, एक मक्खी को ले लिया, वो यहाँ से उड़ी, यहाँ से चलना स्टार्ट किया और वो चल के वो ऐसे सीधे आ गई, इस पॉइंट पे आ गई, वो चल के सीधे इस पॉइंट पे आ गई। जैसे आप अपना रूम लो, है ना, रूम का एक कॉर्नर पकड़ो, एक कॉर्नर से मक्खी उड़ के एक पॉइंट पे आ गई, सीधी आ गई, स्ट्रेट लाइन में आ गई। तो अब भी तो वो स्ट्रेट लाइन में आ रही है ना, अब भी तो वो स्ट्रेट लाइन में आ रही है, तो ये मोशन हम 3D नहीं कह सकते, इस मोशन को हम 3D नहीं कह सकते हैं क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन में ही चल रही है अभी। ठीक है, ये मोशन 1D ही होगा अब भी, क्योंकि वो अब भी स्ट्रेट लाइन में जा रही है। अब 3D में कैसे होगा, 3D में ऐसे होगा कि मान लो यहाँ से मक्खी चली, वो ऐसे गई और फिर वो ऐसे आई, है ना, क्योंकि ये देखो ये पहले किस में गई, ये पहले ऐसे गई है ना। अब ये 2D मोशन हो गया, 3D करने के लिए हमें फिर से करते हैं, चलो। अब ये ऐसे चली मक्खी, ठीक है, अब ये 2D मोशन हो गया, 3D करने के लिए अब ये इधर आई, फिर ये फिर ऐसे गई, फिर ये इधर आई, फिर ये ऐसे गई, फिर ये इधर आई, फिर ये ऐसे गई, फिर ये इधर आई, फिर ये ऐसे गई। अब देखो ये हमारे पास 2D हो गया, अब ये 3D में चलने लग गई। ठीक है, अब ये 2D में चल रही है, फिर ये 3D में, तो ये हमारे पास कैसा मोशन हो गया, ये मोशन हो गया 3D में। तो ध्यान से समझो, 1D 2D 3D हम ऐसे डिफाइन नहीं कर रहे हैं। 1D 2D 3D हम कैसे डिफाइन, ये तो कोऑर्डिनेट्स हो गए, है ना, ये कोऑर्डिनेट्स हो गई। ये तो 1D 2D 3D डिफाइन कैसे कर रहे हैं, अगर एक ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो 2D में हो जाएगा या 3D में, वो 1D में ही होगा। अगर एक चींटी है वो चल के, अगर एक चींटी है हमारे पास, वो चल के ऐसे सीधे जा रही है, सीधे जा रही है, तो ये मोशन उसका कैसा होगा, ये मोशन उसका 1D ही होगा। एक मक्खी है वो उड़ के सीधी स्ट्रेट लाइन में जा रही है, तो वो मोशन कैसा होगा, 1D ही होगा। उसको हम 2D नहीं कहेंगे ना, उसको 3D हम कहेंगे। ठीक है, उसको लिखा जाएगा ऐसे, लेकिन उसको 1D 2D या 3D नहीं कहेंगे, 2D या 3D नहीं कहेंगे। 2D कब कहेंगे, जब अगर हमारे पास वो चींटी है वो ऐसे जाए, अब ये 2D हो गया, है ना, अब ये 2D हो गया। और मक्खी को कैसे कहेंगे 2D, सॉरी 3D में कैसे कहेंगे, अब चींटी तो
3D में जा नहीं सकती क्योंकि वो उड़ नहीं सकती है, वो तो 2D में ही चल सकती है। अब मक्खी को कैसे कहेंगे? अब देखो हमारे पास यहाँ पे मक्खी है, वो ऐसे सीधी सीधी थोड़ी चलेगी, वो उड़ के ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, तो ये कैसा मोशन हो गया उसका? ये उसका हो गया 3D मोशन। मतलब वो ऐसे गई, फिर वो ऐसे बाहर आ गई, फिर वो ऐसे गई, फिर इसके ऊपर ऐसे चली, फिर वो बाहर निकल के उड़ के आ गई, फिर वो इसके ऊपर फिर से चली, फिर वो ऐसे चली गई। तो ये मोशन कैसा हो गया? ये 3D मोशन हो गया। तो 1D 2D और 3D को ध्यान से समझिए इसमें, ठीक है? ये देख के मत बोलिए कि ये 1D है, 2D है या फिर 3D है, ठीक है? तो ये हो गए हमारे पास कोऑर्डिनेट्स में कि 1D 2D और 3D को कैसे डिफाइन करेंगे। अब नेक्स्ट क्लास से हम पढ़ने वाले हैं डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, ये सब चीज़ें हम इम्पोर्टेंट चीज़ें बेसिक से स्टार्ट करेंगे। मैं नहीं सोच रही हूँ कि आप लोगों ने 9th में मतलब किसी भी क्लास में या फिर उससे छोटी वाली क्लास में कुछ भी पढ़ा है। 11th से स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। मैं समझ रही हूँ आप लोगों को कुछ भी नहीं आता है, उसके बाद स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? तो चलो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी ये सब चीज़ें कवर करेंगे और एकदम डिटेल में करेंगे ताकि कुछ भी चीज़ छूटे ना, ठीक है? तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए इन चीज़ों को पढ़ लीजिए, समझ लीजिए और अपने डेली लाइफ की चीज़ों को ऑब्जर्व करना सीखिए कि आप चल कैसे रहे हैं, कोई भी कुछ भी चीज़ हो कैसे रही है, ठीक है? तब आप मैकेनिक्स को ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है? तो पढ़ते रहिए। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। बाय।